हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ BCom सेकंड सेमेस्टर। और आपका जो सब्जेक्ट है वो है वित्तीय लेखांकन यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट। और आपको सभी को पता है कि आपके जो पेपर है इस बार, जो सेकंड सेमेस्टर के पेपर है वे आपके पेपर हो गए ऑब्जेक्टिव। ठीक है भाई। महाशाकुंभरी यूनिवर्सिटी, चाहे CCS यूनिवर्सिटी, चाहे उत्तर प्रदेश की जितनी भी लगभग यूनिवर्सिटी है, सभी 95% यूनिवर्सिटी इस बार जो आपके सेकंड सेमेस्टर के पेपर है वो इस बार आपका बहुविकल्प के आधार पर पेपर होवेगे। ठीक है भाई। तो लेसन नंबर 1 के मैंने क्वेश्चन नंबर 54 तक मैंने आपके क्वेश्चन करा दिए हैं। और उसके आगे के जो भी पहले वाले लेसन में से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैंने ले रखे हैं भाई। ठीक है। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखने को ये मिलता है कि क्योंकि 78% स्टूडेंट ऐसे हैं जो चैनल को वॉच तो करते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। भाई सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा हो जाएगा, जब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं और आप वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है भाई। तो मैं आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन करके लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि बीच में कुछ वीडियो नहीं आई है। ठीक है। क्योंकि भाई इसमें खेती का काम चल रहा था, थोड़ा सा गेहूँ कटाई और ईख बुआई चल रही थी, तो इस वजह से बीच में वीडियो नहीं आई। अब आपकी वीडियो लगातार आती रहेगी। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, निम्नलिखित में से बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब लागू हुआ। क्योंकि भाई क्वेश्चन नंबर, जो लेसन नंबर आपका पहला है उसके अंदर इसमें छोटी सी हेडिंग दे रखी, मतलब कि बैंकिंग अधिनियम कब लागू हुआ। तो इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं भाई, सन 1949 में, ऑप्शन बी सन 1936 में, ऑप्शन सी सन 1961 में और ऑप्शन डी सन 1956 में। ठीक है भाई। जो आपका बैंकिंग अधिनियम है ये पूछ रहा है ये कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ भाई सन 1949 में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई इसका। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर ए राइट हो जाएगा, सन 1949 में बैंकिंग अधिनियम लागू हुआ था भाई। ठीक है। क्योंकि पहले क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, वे सब मैंने ले रखे हैं, खुद से क्वेश्चन निकाले हैं बुक के आधार पर। ठीक है भाई। तो पहला लेसन पूरा हो जाएगा आज और कल को दूसरे लेसन की वीडियो भी आ जाएगी। ठीक है। इस तरह धीरे धीरे हर लेसन की वीडियो आ जाएगी। फिर उसके बाद आपके जो मेन यूमरिकल बचते हैं इम्पोर्टेंट अति लघु के रूप में आएंगे, वे भी मैं आपकी करा दूंगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 56 भाई, निम्नलिखित में से मजदूरी भुगतान अधिनियम कब लागू हुआ। अब पहले वाले लेसन में ये भी दे रखा भाई मजदूरी भुगतान अधिनियम कब लागू हुआ, उसके बारे में थ्योरी दे रखी थोड़ी सी। तो भाई इसमें पूछ रहा कि ये कब लागू हुआ। ऑप्शन पढ़ लेते हैं भाई, सन 1949 में, ऑप्शन बी सन 1936 में, ऑप्शन सी सन 2013 में और ऑप्शन डी सन 2017 में। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 26 का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बी राइट हो जाएगा, 1936 में। मजदूरी अधिनियम जो लागू हुआ था वो हुआ था भाई सन 1936 में लागू हुआ था। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से आयकर अधिनियम कब बना। ठीक है भाई। जो आपका इनकम टैक्स है उसका जो नियम है वो कब बना भाई। ठीक है। इनकम टैक्स अधिनियम कब लागू हुआ, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2017 और ऑप्शन डी 1956। आयकर अधिनियम जो बना था वो बना था भाई आपका 1961 में। और किसके आधार पर बना था, सबसे पहले जो आयकर अधिनियम बना था वो बना था भाई 1860 में बना था। ठीक है भाई। और किसके एवज में बना था ये भी ध्यान रखना, ये बना था आपका जब 1857 की क्रांति हुई थी भाई। ठीक, 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें जो भी जान माल हानि का नुकसान हुआ था उसमें ब्रिटिश सरकार ने
एक व्यक्ति को बुलाया था, जेम्स विल्सन को। ठीक है भाई। उसने सबसे पहले सन 1860 में आयकर लगाया था कि भाई जो भी कृषि होगी, जो भी इनकम होगी, उस पर टैक्स आपको देना होगा। तो सबसे पहले सन 1860 में इनकम टैक्स अधिनियम लागू हुआ था, यानी कि इनकम टैक्स देने की प्रक्रिया लागू हुई थी। उसको धीरे धीरे करते हुए फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो फिर हमने एक नया अधिनियम यानी कि आयोग बनाया, और उस आयकर अधिनियम में जो नया बना था वो बना था सन 1961 में। ठीक, भारत का स्वतंत्रता का पहला अधिनियम था ये। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 58, वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर का मतलब होता है भाई आपका, ये पूछ रहा जीएसटी। ठीक है भाई। जीएसटी अधिनियम कब लागू हुआ, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम कब लागू हुआ। ठीक है भाई। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 1956 और ऑप्शन डी 2017। जीएसटी कब लागू हुआ, ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, फाइनेंशियल अकाउंट में। ठीक है भाई। तो ये लागू हुआ था भाई आपका 2017 में। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर डी राइट हो जाएगा, यानी कि जीएसटी अधिनियम, जो जीएसटी आयोग बना था वो बना था 2017 में। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 59, गैर लाभकारी संस्था लेखांकन द्वारा कितने प्रकार के खाते तैयार करती है। ठीक है भाई। जो आपकी नॉन संस्थाएं होती है, एक चैप्टर आता है, ये आपका 12वीं में चैप्टर था, गैर लाभकारी संस्थाएं। ठीक है भाई। तो ये पूछना चाह रहा, क्योंकि इसमें एक भाई आपकी जो भी थ्योरी है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो सब ले रखे हैं भाई वरना अपनी इस वीडियो में। ठीक है। गैर लाभकारी संस्था जो है भाई, इसके बारे में पूछ रहा कि कौन कौन से है भाई। पहला ऑप्शन है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ऑप्शन बी आय और व्यय खाता, और ऑप्शन सी आर्थिक चिट्ठा यानी कि स्थिति विवरण, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें भाई प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा यानी कि सभी के सभी इसी के अंदर बनाए जाते हैं। ठीक है भाई। गैर लाभकारी संस्था द्वारा ये सारे खाते तैयार किए जाते हैं। प्राप्ति भुगतान खाता भी तैयार किया जाता है, आय व्यय खाता भी तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट भी तैयार की जाती है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भाई इसमें। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कंप्यूटरीकृत लेखांकन में सामान को आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए किस आधार पर किया जाता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं भाई। ऑप्शन ए हार्डवेयर के आधार पर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर के आधार पर, और ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा भाई सी, ए और बी दोनों। जो कंप्यूटर है और उनके जो लेखांकन है यानी कि उसमें जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के आधार पर तैयार किए जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन आंसर सी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो भाई लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है भाई। और भाई मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। जो भी कंटेंट आपको पसंद आए उसके लिए भाई वीडियो पर कमेंट भी कर दीजिए कि भाई हमें ये चीज़ पसंद आ रही है या इस चीज़ के लिए आपको सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है भाई। सुझाव देने के लिए भी आमंत्रित हो सकते हो आप, बिल्कुल हर तरह से स्वतंत्र हो। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली अपूर्ण एवं वैज्ञानिक है। ठीक है भाई। क्या पूछ रहा है, अपूर्ण एवं वैज्ञानिक है। ऑप्शन ए इकहरी प्रविष्टि प्रणाली, ऑप्शन बी द्विप्रविष्टि प्रणाली, ऑप्शन सी रोकड़ प्रणाली, और ऑप्शन डी मिश्रित प्रणाली। ये सारी प्रणाली है भाई। ठीक है। ये सारी प्रणाली है, पर ये पूछना चाह रहा कि इनमें से अपूर्ण
यानी कि अधूरी कौन सी है, यानी कि इनमें से चार में से सारी की सारी सही है, पर एक ऐसी प्रणाली है जो अधूरी है, अधूरा काम करती है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा ए। जो इकहरी प्रविष्टि प्रणाली है इसमें लेखे अधूरे रहते हैं, यानी कि कोई सा लेखा छोड़ दिया जाता है, कोई सा लेखा ले लिया जाता है। द्विपृष्ठीय प्रणाली में दोहरा लेखा प्रणाली है, इसमें सारे के सारे यानी कि एक क्रम वाइज से लेकर चलते हैं। रोकड़ प्रणाली है, इसमें आपका क्या होता है भाई, जितना भी कैश से संबंधित लेन देन है वो सारा किया जाता है। और मिश्रित प्रणाली क्या है, ये है डबल एंट्री आपकी। ठीक है भाई। इसमें देखते हैं कि भाई एक व्यक्ति एक दिन में कितने माल खरीद रहा और कितने माल बेच रहा, वो इसके अंतर्गत होता है। पर इकरही प्रणाली में ऐसा नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से निर्जीव संपत्ति कौन सी है। ठीक है भाई, निर्जीव संपत्ति पूछ रहा, तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए भवन, ऑप्शन बी मशीनरी, ऑप्शन सी फर्नीचर और ऑप्शन डी सभी, उपरोक्त सभी। देखो जो निर्जीव संपत्ति है, यानी कि जो एक तरीके से बस हमें एक जगह स्थिर जगह देखने को मिलती है, यानी कि उसमें उनमें उन संपत्तियों में जीव नहीं होता, यानी कि कहने का सांस नहीं ले सकती है। आपकी भवन भी है, मशीनरी भी है और आपका फर्नीचर भी है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये निर्जीव संपत्ति है। भवन है, ठीक है, ना तो हिल डुल सकती, ठीक है, एक जगह स्थिर है। मशीनरी है, जहां ला करके खड़ी कर दी वहीं खड़ी रहेगी। फर्नीचर है, फर्नीचर भी जहां ला करके रख दिया रखा रहेगा, हिल नहीं सकता किसी दूसरे के द्वारा, क्योंकि ये निर्जीव है, क्योंकि इनमें जीव नहीं है। तो इसलिए इन संपत्तियों को निर्जीव संपत्ति बोलते हैं इस तरह की। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से जीवित स्कंद यानी कि लिव स्टॉक कौन सी है। अब इसमें जिनमें जीव है वो पूछ रहा। ऑप्शन ए घोड़े, ऑप्शन बी बैल, ऑप्शन सी हाथी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें भाई आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि ये सभी के सभी जीव है, क्योंकि घोड़ा सांस ले सकता है, चल फिर सकता है, बैल भी है, हाथी भी है, सारे ये संपत्ति जो है ये आपकी चल फिर सकती है भाई। ठीक है, तो ये चल फिर सकती है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर डी राइट हो जाएगा। आप सोच रहे हो ये क्वेश्चन कहाँ से लिया है, जब आप अपना पहला चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ से हर एक हेडिंग में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जीवित स्कंद कौन सा है, निर्जीव स्कंद कौन सा है या मृत स्कंद कौन सा है। ठीक है भाई, ये सब चीज़ देखने को मिलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से मृत स्कंद यानी कि डेड स्टॉक नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए मशीनरी, ऑप्शन बी फर्नीचर, ऑप्शन सी भवन और ऑप्शन डी पशु। ठीक है भाई, क्या पूछ रहा भाई ये इस क्वेश्चन में, मृत स्कंद नहीं है, क्योंकि सारे इनमें से कोई सी संपत्ति तो ऐसी है कि भाई ये सारी मरी हुई है, पर एक संपत्ति ऐसी है जो इसमें मरी हुई नहीं है, यानी कि जीवित नहीं है। देखो फर्नीचर है, ये भी मृत स्कंद है, फर्नीचर भी है, भवन भी है, पर पशु जो है ये आपका मृत स्कंद में नहीं आता, ये जीवित स्कंद में आता है। ठीक है, क्योंकि पशु जो है वो सांस ले सकता है, इसलिए मशीनरी है, भवन है और फर्नीचर है, ये सारे मृत स्कंद में आते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा कि इसमें नहीं है, तो नहीं है, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भाई। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से 84 दिन तारों से प्राप्त नहीं होती या वह राशि सॉरी, ये क्वेश्चन पर थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ से। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन भाई मिस्टेक हो गया, आपको मैं अभी इसका समाधान करा दे रहा हूँ। एक मिनट रुकना भाई।
क्वेश्चन नंबर 65 था भाई ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 था। तो भाई ये था कि निम्नलिखित में से जो राशि देनदारों से प्राप्त नहीं होती, निम्नलिखित में से, यो काट दो भाई ये, क्योंकि यहाँ से मिस्टेक हो गया, ठीक है भाई। यानी कि ये कह रहा कि निम्नलिखित में से जो राशि देनदारों से प्राप्त नहीं होती वह राशि वसूलने योग्य नहीं होती, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए अशुद्ध ऋण, ऑप्शन बी कटौती, और ऑप्शन सी विक्रय वापसी, और ऑप्शन डी नगद उपहार। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर इसमें आपका हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए। ठीक है भाई, क्योंकि अशुद्ध ऋण वह राशि होती है जो देनदारों से प्राप्त नहीं होती, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम अशुद्ध ऋण राशि, यानी कि डूबत ऋण बोलते हैं। क्योंकि ये राशि ऐसी होती है, एक बार अगर डूब जाओ तो कभी कभी चांस होता है इसकी आने की, नहीं तो ये राशि प्राप्त नहीं होती। ठीक है भाई, इसका आंसर ए राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से जो व्यक्ति या फर्म अपने ऋणों या दायित्व का भुगतान करने में असमर्थ रहता है वह कहलाता है। तो यानी कि भाई जो व्यक्ति अपने ऋण हो या दायित्व हो उसको देने में असमर्थ है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए डूबत ऋण बोलते हैं, ऑप्शन बी दिवालिया बोलते हैं, ऑप्शन सी आहरण बोलते हैं, और ऑप्शन डी पूंजी बोलते हैं। तो जो व्यक्ति अपने ऋण, यानी कि अगर किसी व्यक्ति पर ऋण है या किसी व्यक्ति पर दायित्व है तो उस व्यक्ति अगर वो उस चीज़ों का भुगतान नहीं कर रहा तो उसको बोलते हैं दिवालिया। क्या बोलते हैं भाई? कि वो दिवालिया हो गया। आपने अभी चैप्टर पढ़ोगे, आपके बुक में एक दिवालिया चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिवालिया होते क्या है, कैसे दिवालिया होते हैं, ये नियम अधिनियम कब लागू हुआ। ठीक है, उसके बारे में जब वो चैप्टर आएगा उसके बारे में फुल डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से एक व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यापार में व्यक्तिगत कार्यों के लिए राशि निकालता है, उस राशि को क्या कहते हैं या उस राशि को क्या कहलाते हैं? मान लिया कोई बिजनेसमैन आदमी है और अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल खर्च के लिए, ठीक है भाई, एक बिजनेस व्यक्ति है और अपने पर्सनल खर्च के लिए पैसा निकालता है, तो उस राशि को क्या कहते हैं भाई? ठीक है, ऑप्शन ए दायित्व कहते हैं, ऑप्शन बी पूंजी कहते हैं, ऑप्शन सी संपत्ति कहते हैं, और ऑप्शन डी आहरण कहते हैं। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा क्योंकि उसको आहरण बोलते हैं। जब कोई बिजनेसमैन आदमी, यानी कि जब कोई व्यवसायी अपने व्यवसाय से अपने पर्सनल खर्च के लिए, यानी कि व्यक्तिगत खर्च के लिए पैसा निकालता है तो उसको बोलते हैं हम आहरण। ठीक है भाई, क्वेश्चन यहां से जरूर इस तरह पूछा जाएगा जरूर। और भाई आपका लास्ट लेसन 1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68, अमूर्त संपत्तियां है, तो इनमें से अमूर्त संपत्तियां पूछ रहा। ऑप्शन ए ख्याति है, ऑप्शन बी भवन है, ऑप्शन सी मशीनरी है, और ऑप्शन डी भूमि है। तो अमूर्त संपत्ति है, जो अमूर्त संपत्ति के रूप में जो गिनी जाती है वो होती है ख्याति, यानी कि गुडविल। ठीक है भाई, जो आपकी गुडविल है वो आपकी अमूर्त संपत्ति के रूप में गिनी जाती है। तो भाई क्वेश्चन नंबर पहले का आपका यहाँ से आंसर हो गया, यानी कि पहले लेसन के आपके आंसर पूरे हो गए। अब अगली जो वीडियो आएगी लेसन 2 पर आएगी। ठीक है भाई, तो भाई चैनल को जरूर से जरूर सपोर्ट करने के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्कार भाई।